अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले का जो खुलासा हुआ है उस पर, जो कि हड़कंप मच गया है। हर कोई चौंक गया है कि यह भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले की जांच की जानकारी गृह मंत्रालय से भी साझा की गई है। इस मामले में खुलासा होने के बाद आईबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की टीम मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इस मॉड्यूल की समानता मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में खुलासे किए गए धर्मांतरण मॉड्यूल से भी हैं। केंद्रीय एजेंसियां और प्रदेश की एजेंसियां साझा तौर पर इस मामले की जांच कर रही हैं। तो अब इस गेमिंग ऐप के जरिए जो धर्मांतरण का मॉड्यूल चल रहा था, क्या इस मॉड्यूल के तार किस किस से जुड़ते हैं, कौन कौन से देशों से, विदेश में इनके तार जुड़ते हैं, भारत में इनके कितने मॉड्यूल्स थे और कैसे कैसे इनका ऑपरेशन चलता था, क्या मध्य प्रदेश में जो खुलासा हुआ है उससे इसकी समानता है, क्या देश के अन्य भागों में जो धर्मांतरण के मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं क्या ये उनसे टच में थे, ये कौन व्यक्ति है जो मुंब्रा का रहने वाला है, अभी अंडरग्राउंड है, जिसकी तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। एक ऑनलाइन ऐप के जरिए नाबालिग को कैसे शिकार बनाया गया, कैसे उन्हें अपने ही धर्म के खिलाफ कर दिया जाता था और धर्म विशेष के प्रति कैसे रुचि जगाई जाती थी, आपको 4 स्टेप में पूरा केस समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर नाबालिग बच्चे को टारगेट करना, उसको अट्रैक्ट करना, इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। फिर जो हार रहे हैं उनको टारगेट किया जाता था और गेम जीतने का लालच देकर इनसे आयतें पढ़वाते थे, ये कहकर कि इनको पढ़ो फिर शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। आयतें पढ़ने के बाद पता नहीं उस ऐप के अंदर कैसे जब ये नाबालिग फिर से खेलने जाते थे वो जीत जाते थे। तो जीत मिलने की बात जैसे ही की कि देखा तुमने आयत पढ़ी तो इसीलिए तुम जीत गए, तो गेम का दूसरा खिलाड़ी जानबूझकर हार जाता था, लेकिन इस नाबालिग को ऐसा लगता था कि आयत पढ़ने की वजह से वो जीत गया और यही उसको जताया जाता था। नाबालिग बच्चे को लगता था कि आयत पढ़ने से वो जीता। दूसरा स्टेप, टारगेट नाबालिग बच्चे को दूसरे ऐप पर चैटिंग होती थी, हिंदू लड़कों के नाम से आईडी बनाकर उनसे चैटिंग होती थी, यानी कि मुस्लिम व्यक्ति हिंदू आइडेंटिटी बनाकर इन बच्चों से बात करता था और ये कहता था कि देखो हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, क्या आप दूसरा धर्म अपना लो, अपना धर्म बदल लो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, जो भी इस बच्चे का नाबालिग का धर्म हो, उसके लिए उसको उकसाया जाता था धर्मांतरण के लिए। तीसरा स्टेप, बच्चों को तारिक जमील, जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जाते थे, जाकिर नायक की स्पीच के वीडियो भेजे जाते थे। इस्लाम धर्म पर नाबालिग बच्चों का भरोसा बढ़ाया जाता था, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी दी जाती थी। चौथा स्टेप, धार्मिक स्थलों पर उनको कहा जाता था कि आप जाइए, वहां नाबालिग बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाया जाता था और ब्रेन वॉश करने के बाद इनका धर्मांतरण कराया जाता था। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं नाबालिग बच्चों को यह बताया जाता था कि अपने घर वालों से फिलहाल कुछ मत कहो, पहले आप इन तरीकों को अपनाओ, अपने हमको जताओ कि तुम इसको फॉलो कर रहे हो। और फिर कुछ नाबालिग बच्चों से तो एफिडेविट भी साइन करा लिए गए हैं। ये डीसीपी निपुण अग्रवाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताई थी, खुद मुझे बताया कि कुछ नाबालिग बच्चों से एफिडेविट साइन करवाया गया है कि तुमने अपनी मर्जी से धर्म बदल दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया है, जबकि एक माइनर के द्वारा ये एफिडेविट कोर्ट में लागू नहीं होता। दीपक बिश्र इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव है। दीपक, सबसे बड़ी बात ये रैकेट इतना ऑर्गेनाइज था कि ये कदम कदम पर अपने फुटप्रिंट को छुपाने की कोशिश करते थे और अपने आप को कवर करने की कोशिश करते थे। बिल्कुल आनंद, सही सवाल है, क्योंकि देखिए ये गैंग खासतौर से अपने को बीच में न लाकर, सामने न लाकर पीठ पीछे कर रहा था और ये वजह इनको साफ पता थी कि इनको कभी भी पकड़ा जा सकता है और इसी वजह से जो नाबालिग थे उनसे एफिडेविट साइन करवा लिए जाते थे ताकि भविष्य में अगर वो फंसे तो वो साफ तौर पर मुकर जाए। लेकिन नाबालिगों को अगर जो आपने बताया कि दस्तावेजों के ऊपर कोई आधार नहीं बनता क्योंकि वो नाबालिग है और उसके साथ कोई साइनिंग अमाउंट नहीं हो सकती है, और यही वजह है कि ये पूरा चालाकी से गेम किया जा रहा था। और इसको लेकर अब अब्दुल रहमान से भी पूछताछ होगी कि क्या उन जो उसके एफिडेविट बनते थे उसको लेकर उसको जानकारी है या नहीं, और ये सब कुछ बद्दू किसके जरिए करवा रहा था, कोई और तीसरा शख्स जो गाजियाबाद में बैठा हुआ
इस तरह का जो एफिडेविट बनवाता था उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि एक बार बदो उनके हाथ में आ जाए तो उससे कई ऐसे राज उगलवाने हैं जिसके जरिए वो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करेगी, क्योंकि अब तार जो है यूरोप से भी जुड़ रहे हैं। यूरोप में भी कई सारे ईसाइयों को कन्वर्ट करके उन्हें इस्लाम धर्म अपनाया जाता है। वो एक जो ऐप है उसकी कम्युनिटी में जाकर इन्हें इसकी जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि फोर्टनाइट और जो डिस्कॉर्ड ऐप है इसके जरिए अब वो उन कम्युनिटी तक पहुंचेगी और पता लगाएगी कि आखिर कितने लोग इस तरह से धर्मांतरण के शिकार हुए हैं या फिर उन्हें जबरन धर्मांतरण करवाया गया है और कौन कौन लोग इसके पीछे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट लगता है। लेकिन एक... क्या ग्राउंड पर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो जानकर भी इसे अनदेखा करते थे, इनको एनकरेज किया जा करते थे इस धर्मांतरण वाले मॉड्यूल को? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। काजी अनस अली नदवी, अध्यक्ष उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ हैं। अनस अली साहब नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये पॉसिबल है कि लोगों को ये इल्म हो कि कुछ लोग ये काम कर रहे हैं और फिर भी उनको नजरअंदाज कर दिया गया, दूसरी तरफ देखकर कहा जो करना करो लेकिन हमें इन्वॉल्व मत करो? क्या ये पॉसिबिलिटी है? अनस अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आनंद बोल रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया इसकी नॉलेज हम लोगों को तो नहीं है, और जो लोग जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया तो मैं बताना आपको चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई मामला अगर है तो उसकी जांच हो रही है, और जांच में जो रिपोर्ट आएगी, हमारे नॉलेज में, हमारे इल्म में ये बात नहीं है कि इस तरीके से, देखिए क्या है कि किसी को लालच देकर या प्रेशराइज कर कर धर्म, इस्लाम धर्म अपनाना, ये इस्लाम भी मना करता है इस बात का। इस्लाम को अगर कबूल करना है या एक्सेप्ट करना है, अपनाना है, तो इस्लाम की खूबियों को देख के उसको पढ़कर उसका अध्ययन करके अपनाया जाए। किसी को बिलजबर इस्लाम कबूल करवाना है, इसकी इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसके तमाम पहलुओं पे गौर करने की ज़रूरत है। एक तरफ हमने अपना माइंड सेट कर रखा है, हमने अपना जहन तैयार कर रखा है कि अगर इस समुदाय के से कोई बात आएगी तो उसको हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना या उसमें नफ़रत भरी निगाह से उसको देखना है। देखिए, जिस तरीके से हम किसी दुख तकलीफ में जाते हैं किसी के यहाँ, तो वहाँ हमारा ये मिजाज होता है कि वहाँ हम हंसने वाली बात ना करें, वहाँ अच्छे पार्टी वेयर कपड़े ना पहने। अगर हम किसी पार्टी या शादी में जाते हैं तो वहाँ एंजॉय करते हैं, हम हंसी मजाक भी होता है। तो एक माइंड सेट आज इस मुल्क के अंदर हमने कर रखा है कि अगर मुसलमान कोई बात कह रहा है तो हिंदू भाई उसको कबूल नहीं करता, मानता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता, और हिंदू भाई कोई बात कह रहा है तो मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन नफरतों से ऊपर उठकर मैं कहना चाहता हूँ कि इसको इस निगाह से देखने की ज़रूरत है कि अगर वो वाकई कोई गलत काम कर रहा है तो ये उसकी गलती है, मगर ये कह देना कि तमाम मुसलमान ऐसा करते हैं या इस्लाम धर्म को मानने वाले धर्मगुरु जो हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो सब इसमें लगे हुए थे, वो बाकायदा प्री प्लान ये हो रहा था, तो ये मेरी नज़र में गलत है ये सब कहना। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और हम तो यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर, यहाँ अखाड़ा पे ऐसा नहीं कह रहे हैं। पर मैं प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूँ अनस अली जी, कि ये जो व्यक्ति अब्दुल रहमान जो गिरफ्तार हुआ है, वो वहाँ की उस मस्जिद कमेटी का मेंबर था। मेरी डीसीपी से बात हुई थी, निपुण अग्रवाल जी से। मस्जिद कमेटी का कहना है कि इस व्यक्ति को हमने 2 महीने पहले हमारी कमेटी से निकाल दिया था, लेकिन वो अभी भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है, अभी भी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में आता है, और ये व्यक्ति वहां पे मौलवी हुआ करता था अनस, और इन नाबालिग बच्चों को वो टारगेट कर रहा था इस गेमिंग ऐप के जरिए। अभी आपने खुद ही कहा कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी पर जोर जबरदस्ती करें या फिर उसको धोखे से इस्लाम की तरफ करें या फिर उसको किसी तरह से प्रेशराइज करें। तो आपको नहीं लगता कि इस मस्जिद कमेटी को अब्दुल रहमान के खिलाफ और सख्ती बरतनी चाहिए थी, या फिर मस्जिद कमेटी को लगा ठीक है जो तुम कर रहे हो करो लेकिन हमको इसमें इन्वॉल्व मत करो? क्या ये एटीट्यूड ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इस बात को कहूँगा कि मस्जिद कमेटी हो, मदरसा कमेटी हो, खानकाह की जिम्मेदारों की कमेटी हो, कोई भी हो, अगर कोई किसी दायित्व के ऊपर है, कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वो जिम्मेदारी को निभा रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसकी कमेटी से और उससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो कहाँ से आए हैं, कैसे लोग हैं, ये सब उसकी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल आप कह रहा हूँ, और ये तो हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है, उसको उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा।
मस्जिद का इमाम जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। घर के अंदर बाप जिम्मेदार है, बड़ा जिम्मेदार है, घर के अंदर जितने लोग हैं। तो मेरे घर के बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, किस गेमिंग ऐप को यूज कर रहे हैं, या मोबाइल के अंदर गेमिंग ऐप के अलावा कुछ और ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी हैं जो वो देख रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए गलती दोनों तरफ से हुई है कि आपने अपने बच्चे को इतना आजाद, देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपकी तरबियत आप कहां चली गई, खुद के दूसरे आदमी ने, गलती तो उसकी भी है, मगर मैं फिर यही कहूंगा बार बार कि आप सिर्फ मस्जिद कमेटी से जोड़ के हम उसको ये ना देखेंगे ये वो ठीक है मेंबर बन गया था, उसने सोचा होगा कि मस्जिद कमेटी का मेंबर बनने के बाद देखिए इसमें ज्यादा लोग मेरे कांटेक्ट में आ जाएं, ये वजह हो सकती है। देखिए इसमें अनस अली जी जो टारगेट किए जा रहे हैं ना, जो टारगेट किए जा रहे हैं वो नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं। ऐसा भी नहीं कि होशो हाथ संभाल चुके हैं या युवक हैं, युवतियां हैं जो कि मेजर हो चुकी हैं, जो खुद अपने फैसले ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं नाबालिग को यह कहा गया कि अपने घर वालों से ये बात छुपा के रखो, इसीलिए उन्होंने घर वालों को सच नहीं बताया और झूठ बोलकर बाहर निकल के आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो रचा गया था इस तरह से रचा गया कि जब तक ये पूरे बच्चे पूरी तरह से कन्वर्ट ना हो जाएं तब तक किसी को भनक भी ना लगे। और ये मुझे लगता है किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी पंथ में इसकी इजाजत नहीं है और ये होना नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको फिर उजागर कर उनको अलग करने की जरूरत है, क्योंकि फिर क्या होता है कि सब, जैसा आपने कहा ना कि पूरे मजहब को आप एक ही रंग में देख लेते, रंग देते हैं, जो गलत है। और यही हो जाता है और फिर इसमें वैमनस्य बढ़ जाता है, समुदाय विशेष के बीच में फिर ये दूरियां बढ़ने लगती हैं जो हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, भारत में। मैं वापस आपकी ओर रुख करूंगा, मेरे साथ बने रहिए। अब इस गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। नाबालिगों ने पूछताछ में बताया है कि नाबालिग लड़कों के ब्रेन वॉश के लिए पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल के वीडियो दिखाए जाते थे। गाजियाबाद में धर्मांतरण के मामले में कई नए और चौंकाने वाले खुलासे अब सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, अब क्या नया खुलासा आया है, क्योंकि आज तीसरा दिन हो चुका है? देखिए, हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक पीड़ित जिसने इस्लाम कबूल करा है उसने बताया है कि एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी वो देखा करता था जिसका नाम यूथ क्लब चैनल है, जिससे कि वो प्रेरित हुआ था। साथ ही साथ इसमें एक यूरोप का एंगल भी बताया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे ईसाई थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, जो यूरोप में रहते हैं, और जो कि डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन है, इस पे एक कम्युनिटी बनी हुई थी फोर्टनाइट की, उस पे उन लोगों ने ये चीज़ कबूला है कि उन्होंने पहले ईसाई थे और उसके बाद वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया है। तो ये जो आपने बताया कि यूरोप वाला कनेक्शन है, तो मतलब इसका मतलब साफ है कि सीमा पार से ही फंडिंग वगैरह का भी कुछ संकेत आप लोगों को मिल रहा होगा। देखिए, इसमें अभी अकाउंट्स की डिटेल हम लोग खंगालेंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई जो पीड़ित ने बताया उसको भी वेरीफाई करना अभी हम लोग के लिए जरूरी है, और जैसे भी उसमें कुछ पता लगेगा हम आपको बताएंगे। सर, ये यूरोप में जो कन्वर्ट किया गया था ईसाई धर्म के लोगों को, वो कितने की तादाद में है ये लोग, और ये क्या इन्हीं लोगों के इशारे पे सारा कुछ हुआ था? देखिए, अभी ये खाली पीड़ित ने बताया है हमको। इस कम्युनिटी में हम लोग जाएंगे और उसके बाद फिर इसके बारे में जो भी डिटेल होगी तभी हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे। बद्दो को लेकर क्या अपडेट है सर, क्योंकि बद्दो लगातार आपके हाथ से दूर होता जा रहा है? देखिए, बद्दो की आइडेंटिटी हम लोग को क्लियर है, हम लोग की टीम्स जगह जगह रवाना है, तो जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और आप लोग को बताया जाएगा। मुंब्रा से तो वो एक दिन पहले भाग गया था, क्योंकि हमारी टीम मुंब्रा में थी और वहां से वो भाग गया था, तो क्या अभी टीमें उधर ही लोकेट कर रही है? देखिए, बद्दो के जो नॉन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब हमारे टच में हैं, तो जैसे ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी हम आप लोगों को तुरंत बताते हैं। इसमें से एक नाबालिग, एक पीड़ित जैन समुदाय का था। प्रेम कुमार जैन से मेरी बात हुई, जो फॉर्मर एडिशनल डीजीपी है महाराष्ट्र के। उनका कहना है कि ये मॉड्यूल धर्मांतरण के लिए जैन समुदाय के पुरुष और महिला, बेटे और बेटियों दोनों को टारगेट कर रहा। खासकर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे परिवार के पेरेंट्स ने आकर उनसे बात की है। वहीं धर्मांतरण को लेकर भारत के पड़ोसी देशों में भी सख्त कानून है। इनमें सबसे ऊपर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान 5 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक सुना देता है ये धर्मांतरण के मामले में। वहीं म्यांमार में 2 साल की सजा है और जुर्माना है। अगर आप नेपाल की बात लें तो नेपाल में 6 साल तक सजा है, श्रीलंका में 7 साल तक की सजा है। ये सब सजाएं हैं आसपास के मुल्कों में। भारत में भी कुछ राज्यों में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है। लेकिन ये मॉड्यूल्स, अब अनस अली जी मेरे साथ हैं, ये एक और बात देखिए कि ये जाकिर नायक, तारिक जमील और पाकिस्तानी मॉड्यूल्स को क्यों दिखाए जा रहे हैं।
पाकिस्तानी चैनल्स को क्यों दिखाए जा रहे हैं, वहां के यूट्यूब चैनल को दिखाया जा रहा है काजी अनस अली? देखिए वहाँ के YouTube चैनल्स को दिखाया जा रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बैन कर दीजिए। अब हम हर चीज़ तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आप कितनी चीज़ों का आप ये कहेंगे कि वहाँ का ये क्यों। तो पूरी दुनिया में सोशल नेटवर्किंग इतना ज़्यादा वो हो गया है कि यहाँ के चैनल्स वहाँ दिखाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में छतरपुर में एक बांग्लादेश की लेडी आई थी, वो मुस्लिम थी, उसने कहा मैं सनातन धर्म अपनाना चाहती हूँ। तो अब इसको क्या कहेंगे आप? ये तो कोई बात नहीं हुई। ये यहाँ की चीज़ें वहाँ जाएंगी, वहाँ की चीज़ें यहाँ आएंगी। इस सब से तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक बेवकूफ़ी की बात है। और बाहर की फंडिंग की बात है तो मैं उसको भी गलत करार दूंगा, इसलिए कि बाहर से तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी पूरी बाहर से आ रही है, पेट्रोल पूरा बाहर से आया, तो कहाँ तक क्या क्या रोकेंगे आप? जो बात जितनी है उसको उतने देखिए, जो बात में कहना चाहिए कि वो गेमिंग ऐप जो था वो गलत था, और गेमिंग ऐप गलत नहीं था, जो किया जा रहा था वो गलत था। गेमिंग ऐप गलत नहीं, पेश करना कि तारिक जमील की वीडियो नहीं, देखिए गेमिंग ऐप गलत नहीं था अनस अली जी, गेमिंग ऐप का गलत उपयोग किया गया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, जो लोग भारत में वांटेड हैं, जिनका इरादा ब्रेन वॉशिंग का है, जिनका इरादा किसी दूसरे धर्म को, दूसरे पंथ को गलत दिखाकर धर्मांतरण करने का है, ऐसे लोगों की वकालत किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरा आपसे सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूं कि जो उलेमा बोर्ड, आप उलेमा बोर्ड के हैं, उलेमा बोर्ड के जितने लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय में पढ़े लिखे मौलवी हैं, मुअज्जिन हैं, इंटेलिजेंसिया हैं, मैं आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। नहीं देखिए आप लोग मेरा पास जवाब मेरा आपको ये लग रहा है कि मैं ये कहने लगूं? हाँ साहब, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिफेंड कर रहे हैं। आप सुनिए अनस जी, आप मेरी बात सुनिए, अनस अली जी आप मेरी बात सुनिए, अनस अली जी आप मेरी बात सुनिए, मेरा बस आपसे आग्रह। देखिए मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये वीडियोस तो बैन हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ ग्राउंड पर भी भारत के अंदर जो कस्टोडियंस हैं पंथ के, जैसे मैंने कहा उलेमा बोर्ड के मेंबरान हैं, जो पढ़े लिखे, जो इस्लाम धर्म के अंदर, चाहे वो सुन्नी में हो, शिया में हो, इस्माइली में हो, कहाँ जिस भी फ़िरक़े में हो, उनको अपने एरियाज़ में ये बताने की आवश्यकता है कि जो लोग इस तरह से धोखे से धर्मांतरण कर रहे हैं और खासकर माइनर्स को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें कवर फायर देना भी नहीं चाहिए और इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। कोई अगर स्वतः अपना किसी और धर्म को, किसी पंथ को मानना चाहता है, अपनाना चाहता है, तो उसमें तो कोई किसी को नहीं रोकेगा। क्यों रोकेगा? वो तो अपने आप स्वतः कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहलाकर, फुसलाकर, धोखा देकर आप कर रहे हैं, तो फिर ये जो हो रहा है वो गलत है। मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं। मेरा बस आपसे ये आग्रह है, क्योंकि आप उलेमा बोर्ड के मेंबरान हैं, आप लोगों को थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है। और अगर कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से पूरे मजहब का नाम खराब हो रहा है, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है और उनको सपोर्ट देना बंद करना चाहिए। मैं बस आपसे इतना आग्रह कर रहा हूं। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं उस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह अमल पेरा हैं। आप 6 महीने पहले की रिपोर्ट उठा के देखिए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है हमारा, जिसका मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश है, वहाँ सब में मैंने ये अपील की थी कि हिंदू मुस्लिम विवाह कोई काजी ना पढ़ाए, और अगर कोई काजी पढ़ाता है तो उसके खिलाफ सरकार जो एक्शन लेगी वो बाद में लेगी, पहले हम एक्शन लेंगे। और दूसरी बात हमने ये कही थी कि इस्लाम ये कहता है कि सिर्फ शादी के लिए आप मुसलमान हो जाएं, ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम कहता है आपको धर्म कबूल करना है, इस्लाम करना है, उसको पढ़िए, उसकी अच्छाइयों को देखिए, फिर आप इस्लाम कबूल कीजिए। मगर किसी की वजह से प्री प्लान कर, प्रेशराइज करके ये करना, ये इस्लाम नहीं कहता। ये हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर अल्लाह का शुक्र है आज भी हम काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो काम गेमिंग ऐप के जरिए हुआ, इस तरीके के बहुत से काम और भी हो रहे हैं। आज ब्रेन वॉश की जरूरत है।
इस ब्रेन वॉश की जरूरत है कि हम अपने जहनों से नफरत को निकालें। आज जहनों को साफ करने की जरूरत है। आज हिंदू के लिए जो मुसलमानों के दिल में नफरत है और मुसलमानों के लिए जो हिंदुओं के दिलों में नफरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। आज इस बात की जरूरत है कि आप किसी के अंदर उसका मजहब तलाश न करें, बल्कि हर एक शख्स को आप उस निगाह से देखें, उस इज्जत की निगाह से देखें कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, भारतीयता को आप अपनाते हैं, इसलिए हम इसको फरोग देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि उन मुसलमानों का या उन मुसलमानों का ही नाम क्यों लिया जाता है? इस बात पे तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम क्यों नहीं लिया जाता? मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्यों नहीं लिया जाता, जिन्होंने इतना तालीमी मेयार को बुलंद किया, एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत किया कि आज आप जैसे लोग जो तालीमी याफ्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह और तरक्की कर रहे हैं, इस देश की वजह से उन मुसलमानों को भी सैल्यूट करने की जरूरत है। हम उनको फरामोश नहीं कर सकते, उनको तो हमेशा गलती है, उनको कोई फरामोश नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर एक मौलाना थे। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा कोई एग्जाम्पल आप निकाल के नहीं दिखा सकते हैं। तो इसको कोई भूला नहीं है, लेकिन जो इसको भूल करके इस्लाम का गलत उपयोग कर रहे हैं, मजहब का नाम खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ मजहब के अंदर से ही जो मजहबी हैं, जो इसके कस्टोडियंस जैसे आप हैं, उलेमा बोर्ड के और भी मेंबरान हैं, उनको और सख्ती पेश करने की जरूरत है। क्योंकि जो आप फीलिंग कह रहे हैं कि भारतीयता सबसे ऊपर है, इस देश के हम सब एक नागरिक हैं, ये फीलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको अंडरलाइन अगर करना है तो उसको और थोड़ा और सख्ती से विद इन द कम्युनिटी करने की जरूरत है। कम्युनिटी के अंदर से ही इसको थोड़ा सा और करने की आवश्यकता है। मैं आपसे बस यही कह रहा हूं, मैं और आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव हमारे सेम है, लेकिन मैं बस आपसे यह कह रहा हूं क्योंकि आप समुदाय से बिलोंग करते हैं, उलेमा बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर थोड़ा सा और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है मिलकर के। ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं बस अखाड़ा में आगे बढ़ता हूं और फिर मैं वापस आपकी ओर रुख करूंगा। अब आपको बताते हैं कि जिस गेम के जरिए 4 स्टेप में धर्मांतरण की पूरी साजिश को अंजाम दिया जाता था, वो कैसे काम करता था। साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव से आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे फोर्टनाइट गेम, ये जो गेमिंग ऐप है, ये काम कैसे करता है, इसका ये ग्रुप कैसे बनता है और कैसे इसकी लत लग जाने के बाद मासूमों को टारगेट किया जा रहा है। गौर से देखिए। हमारे साथ मोहित यादव मौजूद है। मोहित साइबर की दुनिया में अच्छा खासी अपनी एक पहचान रखते हैं। मोहित, 2 गेम्स के बारे में बात हो रही, 2 एप्स के बारे में बेसिकली बात हो रही। पहला जो ऐप है फोर्टनाइट है, क्या ये ऐप है, किस तरीके का ऐप है, क्या गेमिंग ऐप है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, एक फाइटिंग ऐप है जैसे कि हमने पहले भी देखा है पबजी और फ्री फायर, इस तरह के जो गेमिंग एप्लीकेशंस होते हैं, बेसिकली एक फाइटिंग एप्लीकेशन होता है जिसमें एक टीम ज्वाइन करती है। उस टीम में कुछ लोग होते हैं और आपकी तरफ भी 4-5 लोग 8 लोग एक टीम में ज्वाइन कर जाते हैं। ये गेम होता है, अगर आप थोड़ा सा हमें डेमो दिखा पाए। देखिए, जैसे बता रहे हैं कि पबजी के बारे में हमने देखा है कि किस तरीके से पबजी का एडिक्शन लोगों को हो गया था। उससे पहले एक ब्लू व्हेल करके गेम आया था जो सुसाइडल, जिसके चक्कर में लोगों ने अटेम्प्ट्स कर लिए थे। ये गेम दिख रहा है, यही गेम है। बिल्कुल, ये बेसिकली फोर्टनाइट गेम ही है, जिसमें आप देख रहे हो कि एक पर्सन है जिसको चैलेंजेस मिले हुए हैं, वो चैलेंजेस पूरे करने, प्लस आपको सामने जो लोग हैं उनको भी किल करना है। हाँ। सो मतलब एक चैलेंजेस वाला सिस्टम है। आप देख रहे हो बार बार आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप रिस्पॉन रहे हो बार बार। इनफैक्ट आपके पास बहुत सारे हथियार, अलग अलग तरह के आर्म्स, इम्यूनेशंस हैं। तो और चैलेंज बेस्ड है, मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंज पूरे करते रहो। आपका एक लैडर ऊपर चढ़ता रहता है। हाँ। और आपका एक रैंक बनता रहता है। हाँ। जितना बड़ा रैंक, लोग आजकल उसको बहुत फ्लॉन्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे। अच्छा, ये क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर है गेम अगर बात की जाए, खासतौर पर यंग जनरेशन के बीच में, मतलब पबजी जैसा क्रेजीनेस है इसके लिए? देखिए, पबजी जब आया था तो पबजी के बाद बेसिकली ये काफी सारे लोगों ने इस पर शिफ्ट कर लिया था। हाँ। बीच में जब बैन हुआ था पबजी। हाँ। और ये पबजी जैसा ही है। हाँ। पबजी को उसने थोड़ा सा रिप्लेस किया। हाँ। बट इवेंचुअली बोलेंगे तो ज्यादा एडिक्टिव है। हाँ। क्योंकि इसमें एनिमेशन ज्यादा देखते हो और जो यंग जनरेशन होती हैं वो शुरुआत इससे करती है और इस पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। हाँ। और ये कंप्यूटर से खेलने वाला गेम है। मतलब ज्यादा लोग इस पर जो आपको प्लेयर्स मिलेंगे वो रियल कंप्यूटर्स पर और गेमर वाली सोसाइटी के मिलेंगे कि जो गेमर्स बनना चाहते हैं। और शुरुआत की जो एज के, जो 13 साल के, 12 साल के जो यंग एज होती है, वो उसमें क्या होता है, उनको ये अपनी रैंक्स को
दिखाने का बहुत ज्यादा होता है, अपनी क्लास में जाकर दिखाना या अपने दोस्तों को दिखाना। तो ये बहुत सिस्टम इसमें एडिक्टिव बनाया, गेमिफिकेशन वाला सिस्टम होता है इसमें। बेसिकली हर गेम जो फेमस होते हैं उनको वही टॉप गेम्स में आता है। मतलब पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया, फ्री फायर हो गए, ये ऐसे गेम्स है जो टॉप गेम्स में है। और इन सब का गेमिफिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लोगों को रिटेन करते हैं। बार बार आते हैं लोग और रैंक्स बढ़ाते हैं। तो और ग्रुप्स एक्चुअली क्या होता है कि 10 लोग या 12 लोग का जब ग्रुप बनता है तो 2 लोग भी अगर खेल रहे होते हैं तो बाकी के 3 लोग ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाते हैं।